हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MHI 104 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द नेचर ऑफ द कुशाना स्टेट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें कुशानों के राज्य के स्वरूप के बारे में लिखना है, जैसे उनका राजनीतिक और प्रशासनिक सिस्टम, राजतंत्र की विशेषताएं, अर्थव्यवस्था, धार्मिक नीति और उनके साम्राज्य पर भिन्न संस्कृतियों का प्रभाव। आंसर। इंट्रोडक्शन। कुशाना साम्राज्य पहले 3वीं शताब्दी सीई के दौरान उभार कर आया और उसने उत्तर भारत और मध्य एशिया के एक बड़े हिस्सों पर राज किया। कुशन लोग असल में यूजी जाति के थे जो मध्य एशिया से आए थे। उनका साम्राज्य टैक्सिला से मथुरा तक फैला हुआ था। कुशानों का राज्य एक मिलित जुलित राजनीतिक संरचना थी जिसमें सेंट्रल एशियन, ईरानियन और भारतीय परंपराओं का संगम दिखता है। ये एक मजबूत राजतंत्र था जिसे धार्मिक और सामाजिक आधार पर मजबूती मिली थी। मेन बॉडी। 1. राजनीतिक संरचना और राजतंत्र। कुशन शासक पूरी तरह से राजतंत्रिक व्यवस्था पर आधारित थे, जहां राजा सबसे ऊपर होता था। राजा को धार्मिक रूप से भी पवित्र माना जाता था, इसलिए उस देवपुत्र और महाराजाधिराजा जैसे उपाधि मिलती थी। कनिष्का सबसे प्रसिद्ध राजा था जिसके समय साम्राज्य अपने शिखर पर था और उसने चतुर्थ बौद्ध परिषद बुलाई थी। मथुरा और रब के अभिलेखों से पता चलता है कि उन्होंने अपने राज्य को दैवी और सार्वभौमिक रूप दिया था। 2. प्रशासनिक व्यवस्था। कुशानों का प्रशासन पुराने इंडो ग्रीक और मौर्य व्यवस्था का बदला हुआ रूप था। साम्राज्य को कई प्रांत या सत्रपीज में बांटा गया था, जहां के स्थलीय शासक राजा के अधीन काम करते थे। शहरी और क्षेत्रीय अधिकारी कानून और कर वसूली संभालते थे। कुशानों ने सोना, चांदी और तांबा के सिक्के जारी किए, जिससे उनका आर्थिक और प्रशासनिक संगठन मजबूत दिखता है। उनके 2 भाषी सिक्के, ग्रीक और बैक्ट्रियन, उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विविधा संस्कृतियों के समावेश को दिखाते हैं। 3. अर्थव्यवस्था और व्यापार। कुशन समय में सिल्क रूट के माध्यम से भारत का व्यापार चीन और रोम तक फैल गया था। व्यापार और नगरीकरण के बढ़ने से मथुरा, पुरुषापुरा जैसे नगर समृद्ध हुए। कृषि, व्यापार और शिल्पकारों से कर वसूली राज्य की आर्थिक रीत थी। न्यूमिज्मेटिक ऐसे बूट दिखाते हैं कि समय के दौरान अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत और संपन्न थी। 4. धर्म, संस्कृति और राजनीतिक विचारधारा। कुशानों ने अनेक धर्मों को समर्थन दिया, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म सबका संरक्षण किया। कनिष्का ने महायाना बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया और इसे सेंट्रल और ईस्ट एशिया तक पहुंचाया। गंधरा और मथुरा आर्ट स्कूल्स के विकास ने उनके समय को सांस्कृतिक युग बना दिया। राजा को धर्म के रक्षक के रूप में दिखाया गया, जिससे उनकी राजनीतिक स्थापना मजबूत हुई। कंक्लूजन। कुशाना राज्य एक मजबूत और केंद्रित राजतंत्र था जिसमें विविध संस्कृतियों और प्रांतों को एक धागे में बांधा गया। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से एकता, आर्थिक समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था। उनका शासन भारत के इतिहास में एक कॉस्मोपॉलिटन और समावेशी साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 2. Comment on Ganasanghan during and after the time of Buddha. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बुद्ध के समय और उसके बाद के गणसंघों के बारे में लिखना है, जैसे उनका संगठन, राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक संरचना और पतन के कारण। साथ ही उनकी ऐतिहासिक महत्ता और प्रभाव को भी बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। गणसंघ शब्द उन प्राचीन राजनीतिक संगठनों के लिए उस होता है जो बुद्ध के समय 6th सेंचुरी BCE में थे। ये छोटी छोटी रिपब्लिकन स्टेट्स थी जहां शासन एक व्यक्ति के हाथ में नहीं बल्कि सामूहिक सभा के द्वारा चलाया जाता था। ये साम्राज्य के विरुद्ध एक लोकतांत्रिक विकल्प थे। बुद्ध के समय ये काफी प्रभावशाली थे, लेकिन बाद में बड़े राज्यों के उभार से ये धीरे धीरे कमजोर पड़ गए। मेन बॉडी। 1. गणसंघ की प्रकृति और संरचना। गणसंघ एक रिपब्लिकन प्रणाली थी जहां शक्ति कुछ चुनिंदा परिवारों या नेताओं के हाथ में होती थी। यहाँ सभा और समिति जैसे संस्थाओं के माध्यम से निर्णय लिए जाते थे।
राजा अक्सर एक चुनिंदा समूह से चुना जाता था, लेकिन सिस्टम पूरी तरह जनता के हाथ में नहीं था, ये अधिकतर ओलिगार्किक था। लिच्छावी, मल्ल, साक्य, बुद्ध का कुल और वज्जी संघ इसके प्रमुख उदाहरण थे। 2. सामाजिक और राजनीतिक विशेषताएं। गणसंघ सबसे पहले कुल या क्लैन आधार पर बने थे। शासक वर्ग में कुछ समानता होती थी, लेकिन आम लोगों का राजनीतिक प्रभाव कम था। सभाओं में चर्चा और मतदान के जरिए फैसले लिए जाते थे। ये एक प्रारंभिक लोकतांत्रिक सोच का रूप था। बुद्ध ने खुद इन गणसंघों के साथ संपर्क रखा और उनके माध्यम से अपना संदेश फैलाया। 3. बुद्ध के बाद गणसंघ का पतन। 5th सेंचुरी BCE के बाद गणसंघ कमजोर होने लगे। मगध जैसे राज्यों के बढ़ते प्रभाव ने इन्हें प्रभावित किया। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने इन्हें अपने राज्य में मिला लिया। वज्जी संघ अजातशत्रु के द्वारा हराया गया और धीरे धीरे अन्य गणसंघ भी खत्म हो गए। मौर्य साम्राज्य के उभार के बाद पूरी राजनीतिक व्यवस्था एक केंद्रित शाही रूप ले गई। 4. गणसंघ की विरासत और ऐतिहासिक महत्व। ये प्राचीन भारत के सबसे पहले कलेक्टिव गवर्नेंस के प्रयास थे। इन्होंने बाद में बुद्धिस्ट और जैन सोच को भी प्रभावित किया, जहां सहमति और चर्चा को महत्व दिया गया। इनका पतन मनाककल व्यवस्था के उभार का संकेत था। अर्थशास्त्र और महापरिनिब्बाना सुट्टा जैसे ग्रंथों में इनके काफी विवरण मिलते हैं। कंक्लूजन। बुद्ध के समय के गणसंघ एक लोकतांत्रिक और सामूहिक शासन प्रणाली का उदाहरण थे, जिन्होंने भारत के प्राचीन राजनीतिक विचारों को आकार दिया। लेकिन समय के साथ राजाओं की शक्ति बढ़ने पर यह प्रणाली खत्म हो गई। इनकी विरासत आज भी भारत के इतिहास में एक अनोखी लोकतांत्रिक परंपरा के रूप में देखी जा सकती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. How did the rise of feudatories contribute to the disintegration of the Gupta Empire? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि सामंत या फ्यूडल लॉर्ड्स के बढ़ते प्रभाव ने गुप्ता साम्राज्य के केंद्रीय शासन को कैसे कमजोर किया और अंत में उसके बिखरने का कारण बना। इसमें राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक पहलुओं का जिक्र करना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। गुप्ता साम्राज्य 320 to 550 CE को भारत का गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन समय के साथ ये साम्राज्य टूट गया। इसके पतन के मुख्य कारणों में से एक था सामंतों या फ्यूडल लॉर्ड्स का उभार। ये शुरू में राजा के अधीन थे, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना अलग राज्य बनाना शुरू कर दिया। उनके बढ़ते स्वायत्व ने गुप्ता शक्ति को कमजोर कर दिया। मेन बॉडी। 1. सामंतों का उद्भव और प्रकृति। समानता शब्द का अर्थ है राजा का वसल या अधीन राजा। गुप्ता राजा उन्हें प्रांत या सीमा क्षेत्रों का शासन देते थे, बदले में वे कर और वफादारी देते थे। समय के साथ ये पद वंशागत हो गया, जिससे स्थानीय फ्यूडल प्रणाली बनी। अलग अलग प्रांत में अपनी सेना और आर्थिक साधन होने से उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाया। 2. राजनीतिक कमजोरी और केंद्रीय शक्ति का पतन। स्कंदगुप्ता के बाद राजगद्दी के झगड़ ने केंद्रीय शासन को कमजोर कर दिया। इस स्थिति का फायदा उठाकर सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। जैसे भीतरी अभिलेख और ताम्रपत्रों में दिखाई देता है कि स्थानीय राजा अपने नाम से फरमान जारी करने लगे। बंगाल, मालवा और गुजरात जैसे प्रांत गुप्त शक्ति से अलग होने लगे। ऐसी राजनीतिक विखंडन ने साम्राज्य को एकजुट रखा मुश्किल बना दिया। 3. आर्थिक प्रभाव। सामंतों ने खेती और कर वसूली पर कब्जा कर लिया, जिससे राजा की आय कम हो गई। राजा ने ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि दान दी, जिससे राजकोष खाली होने लगा। ये अग्रहरा प्रणाली अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक बनी। जब सामंतों के पास आर्थिक स्वतंत्रता आ गई, तो उन्होंने राजा की अधीनता स्वीकार करना छोड़ दिया। 4. सामाजिक और प्रशासनिक असर। फ्यूडल व्यवस्था के कारण प्रशासन बिखर गया। जनता की वफादारी राजा से हटकर स्थानीय नेताओं के प्रति हो गई। प्रत्येक समानता अपनी सेना और कानून से राज करता था। इससे राज्य की एकता और केंद्रीय नियंत्रण कमजोर पड़ गया। 5. बहरी हमले और अंतिम पतन। इस दौरान हुनों ने भारत पर आक्रमण किया। गुप्ता शासक सामंतों के अलग अलग होने के कारण एकजुट रूप से प्रतिरोध नहीं कर पाए। हुनों ने इस राजनीतिक असमंजसता का फायदा उठाकर साम्राज्य को टूटने पर मजबूर कर दिया। 6th सेंचुरी तक उत्तर भारत कई छोटे राज्यों में बंट गया, जैसे लेटर गुप्तास, मोखारिस और वर्धनास। कंक्लूजन। सामंतों का उभार गुप्ता साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण था। शुरू में ये राजा के सहायक थे, पर बाद में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली।
इससे राजनीतिक एकता, आर्थिक स्थिरता और प्रशासनिक नियंत्रण सब कमजोर पड़ गए। बाहरी आक्रमणों के साथ ये फ्यूडल व्यवस्था गुप्ता साम्राज्य के अंत का कारण बनी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5. Is the epicenter perspective adequate to explain the major socio-cultural and historical transformation in early medieval India? Comment. Question explanation. यह क्वेश्चन हमें यह समझाने के लिए कह रहा है कि एपिसेंटर पर्सपेक्टिव का उस करके क्या हम अर्ली मिडीवल इंडिया के सभी सोशियो कल्चरल और हिस्टोरिकल बदलाव समझा सकते हैं या नहीं। मतलब, क्या ये मॉडल पूरी तरह एक्सप्लेन करता है या कुछ और फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट थे। आंसर। इंट्रोडक्शन। एपिसेंटर पर्सपेक्टिव एक हिस्टोरिकल अप्रोच है जिसके जरिए कुछ हिस्टोरियंस ने अर्ली मिडीवल इंडिया 6th to 13th सेंचुरी CE के बदलाव को समझाया है। इस थियरी के हिसाब से कुछ पावरफुल रीजनल सेंटर्स जैसे कनौज, थंजावुर, बंगाल से पॉलिटिकल और कल्चरल इन्फ्लुएंस चारों तरफ फैला। लेकिन सिर्फ एपिसेंटर अप्रोच से अर्ली मिडीवल ट्रांसफॉर्मेशन को समझना थोड़ा लिमिटेड है। उस समय के बदलाव सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि अग्रेरियन एक्सपेंशन, कास्ट सिस्टम, भक्ति मूवमेंट और इकोनॉमिक फैक्टर्स से भी जुड़े हुए थे। मेन बॉडी। 1. एपिसेंटर पर्सपेक्टिव क्या है? एपिसेंटर पर्सपेक्टिव का मतलब है कि कुछ बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र सेंटर्स अपने आसपास के क्षेत्रों पर प्रभाव डालते थे। जैसे हर्षवर्धन का कनौज, चोलाओं का थंजावुर या पलाऊ का बेंगल, ये सब एपिसेंटर्स थे। इन राज्यों से पॉलिटिकल कंट्रोल, ट्रेड, टेम्पल आर्किटेक्चर और धार्मिक प्रवृत्तियां फैलती थी। हिस्टोरियंस जैसे BD चट्टोपाध्याय ने इस आइडिया को पॉपुलर किया और इसे रीजनल पॉलिटी का हिस्सा बताया। 2. इस थियरी के फायदे, स्ट्रेंथ्स। रीजनलाइजेशन को समझाता है, दिखाता है कि लोकल किंगडम्स कैसे अपनी अलग पहचान बनाते गए। कल्चरल डिफ्यूजन एक्सप्लेन करता है, लैंग्वेज, आर्ट और धर्म के स्टाइल्स एपिसेंटर से फैलते गए। पॉलिटिकल व्यू देता है, बताता है कि पावर कैसे को एरिया से पेरिफेरी तक गई। हिस्टोरिकल एविडेंस, चोला, पला और राष्ट्रकूटा जैसे साम्राज्यों के इंस्क्रिप्शंस इस बात को सपोर्ट करते हैं। 3. इस अप्रोच की कमियां, लिमिटेशंस। पॉलिटिकल सेंटर्स पर ज्यादा फोकस। इसमें गांव, खेती और लोकल इकोनॉमी जैसे एलिमेंट्स को इग्नोर किया गया। सोशल और रिलीजियस चेंजेस ओवरलुक किए गए। भक्ति मूवमेंट, टेम्पल इकोनॉमी और कास्ट सिस्टम के बदलाव भी उतने हाई इंपॉर्टेंट थे। वन वे इन्फ्लुएंस का असम्पशन। रियलिटी में प्रभाव दोनों तरफ था। लोकल एरियाज ने भी एपिसेंटर्स को बदला। रीजनल डाइवर्सिटी इग्नोर होती है। डेक्कन और नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल पैटर्न अलग था जिसे ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। 4. दूसरे थियरीज जो ज्यादा ब्रॉड है। फ्यूडलिज्म मॉडल, RS शर्मा। उन्होंने कहा कि लैंड ग्रांट्स और अग्रेरियन हायरार्की ने समाज में बदलाव लाए। सेगमेंटरी स्टेट थियरी, बर्टनस्टाइन। चोला स्टेट एक सेगमेंटरी सिस्टम था जहां लोकल एलीट्स भी पावर शेयर करते थे। कल्चरल इंटीग्रेशन मॉडल, टेम्पल्स, ट्रेड रूट्स और पिलग्रमेज ने देश को कनेक्ट किया बिना किसी एक एपिसेंटर के कंट्रोल के। इकोनॉमिक और एनवायरनमेंटल फैक्टर्स, खेती का विकास, इरिगेशन और अर्बनाइजेशन भी मेजर रोल में थे। कंक्लूजन, एपिसेंटर पर्सपेक्टिव एक यूजफुल मॉडल है, लेकिन पूरे सोशियो कल्चरल और हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए यह अकेला काफी नहीं है। अर्ली मिडीवल इंडिया के बदलाव बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल जिसमें राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक कारण भी शामिल थे। इसलिए एक बैलेंस समझ तभी मिलेगी जब हम एपिसेंटर थियरी को फ्यूडलिज्म, सेगमेंटरी स्टेट और अग्रेरियन एक्सपेंशन जैसे मॉडल्स के साथ मिलाकर देखें। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 5. Discuss the imperial ideology under Akbar. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें अकबर के शाही विचार यानी इंपीरियल आइडियोलॉजी के बारे में लिखना है। मतलब अकबर ने अपनी रियासत को कैसे चलाया, उसके राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक विचार क्या थे और कैसे उन्होंने अपनी शासन पद्धति को सब धर्मों और जातियों के लिए समन्वय का माध्यम बनाया। आंसर। इंट्रोडक्शन। अकबर 1556 to 1605 मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक था। उसने एक अनोखी राजनीतिक और धार्मिक सोच बनाई जिसे हम इंपीरियल आइडियोलॉजी या सुलाय कुल सर्वधर्म संभाव कहते हैं।
इस सोच का उद्देश्य था सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के बीच एकता बनाना। अकबर के लिए राज केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि इंसाफ, सदाचार और लोक कल्याण का माध्यम था। मेन बॉडी। 1. अकबर की इंपीरियल आइडियोलॉजी का मूल आधार। अकबर अपने आप को खुदा का प्रतिनिधि, पादशाह मानता था, जिसका काम प्रजा की भलाई करना था। सूफी और फारसी विचारधारा से प्रेरित होकर उसने राजा को आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों रूपों में देखा। उसकी आइडियोलॉजी का मूल था सभी धर्मों के लोगों को एक सरकार के नीचे एकजुट करना। अकबर कहते थे कि राजा का धर्म न्याय और शांति स्थापित करना है, न कि किसी विशेष धर्म का समर्थन करना। 2. सुलह कुल का सिद्धांत, सर्वधर्म समभाव। सुलह कुल का मतलब है सबके साथ शांति। इस सोच ने अकबर के शासन को सहिष्णुता और समानता पर आधारित बनाया। उसने जिज्ञे कर हटा दिया और इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के विद्वानों को बुलाकर विचार विमर्श कराया। उसका विचार था कि हर धर्म में सत्य होता है, इसलिए सबका सम्मान होना चाहिए। ये अकबर के दिल और दिमाग दोनों की उदारता को दिखाता है। 3. राजनीतिक और प्रशासनिक पहलू। अकबर ने अपनी आइडियोलॉजी को एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए भी दिखाया। उसने मानसाबदारी सिस्टम शुरू किया जिसमें पद और वेतन योग्यता के आधार पर मिलते थे। राजपूतों के साथ विवाह और राजनीतिक गठबंधन करके उन्हें अपने साम्राज्य में शामिल किया। टोडरमल की राजस्व व्यवस्था, एनआई दहसाला, ने आर्थिक स्थिरता दी। अकबर ने खुद को पितृस्वरूप राजा माना जिसका कर्तव्य था प्रजा की सुरक्षा और न्याय देना। 4. दिन-ए-इलाही और आध्यात्मिक पक्ष। 1582 में अकबर ने दिन-ए-इलाही शुरू किया, एक नई आध्यात्मिक सोच जो विभिन्न धर्मों के अच्छे गुणों को जोड़ती थी। इसका उद्देश्य एक नई धर्म बनाना नहीं था, बल्कि सबके बीच समानता और सदाचार को बढ़ावा देना था। अकबर मानता था कि सच्चाई सिर्फ एक धर्म में नहीं, बल्कि सब में होती है। दिन-ए-इलाही कम लोगों ने अपनाया, पर इसने अकबर की सोच को दर्शाया, एकता और मानवता की सोच। 5. अकबर की सोच का प्रभाव और विरासत। अकबर की इंपीरियल आइडियोलॉजी ने भारत में राजनीतिक और सामाजिक एकता स्थापित की। उसके शासन में धार्मिक विवाद कम हुए और सभी वर्ग खुशहाल बने। उसकी सोच ने मुगल साम्राज्य को संगठित और समृद्ध बनाया। अबुल फजल ने अकबरी और अकबरनामा में इन विचारों को लिखकर अकबर को दार्शनिक राजा के रूप में दर्शाया। कंक्लूजन। अकबर की इंपीरियल आइडियोलॉजी एक ऐसी सोच थी जो राजनीति और धर्म को इंसानी मूल्यों के साथ जोड़ती थी। उसने धर्म, जाति और संप्रदाय के भेदभाव को मिटाकर एक ऐसा साम्राज्य बनाया जहां न्याय, शांति और समृद्धि हो। सुलह कुल और दिन-ए-इलाही जैसे सिद्धांतों ने उसके राज को अमरनाथ बना दिया। अकबर के शासन को सही अर्थ में भारत के इतिहास का सोने का युग कहा जा सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।